ये समय था दोस्तों कोल्ड वॉर का 16 अक्टूबर 1967, जहाँ पे चाइना सक्सेसफुली अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब रिलीज करता है। ये न्यूज़ सुनते ही यूनाइटेड स्टेट में तड़गम मच गई इस बात पे कि यूनाइटेड स्टेट के पेंटागन इस बात से डरने लगी कि चाइना अब वॉर के लिए बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट लैंडन जॉनसन सीक्रेटली एक मिशन प्रिपेयर करते हैं। इस मिशन का नाम था मिशन स्पाई। इस मिशन में इंस्टॉल करना था न्यूक्लियर पावर सेंसिंग स्टेशन जो हमारे हिमालय गलवार रीजन में नंदा वैली है, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 25,645 फीट है। वहाँ पे इस पावर को सक्सेसफुली इंस्टॉल करना है। इसके लिए अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे भारत की CBI से कनेक्ट करती है। ये मिशन इतना सीक्रेट रखा गया था कि इसमें जो CBI थे उसे रिप्लेस कर दिया गया था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उनको कानों कान ये बात खबर नहीं लगी और ना ही यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस बात का कुछ पता चला। फिर क्या, अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और हमारे भारत के इंडियन इंटेलिजेंस, ये दोनों कोऑर्डिनेट होकर इस स्पाई मिशन को शुरू करते हैं। इस मिशन में इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन के 8 से 10 फीट एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर के सेट, स्नेप 196C रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जिसे RTG बोलते हैं, इसका वजन अराउंड 18 किलो के आसपास था। इसके साथ 7 कैप्सूल्स जिसकी वजन अराउंड आधा किलो के आसपास थी। पूरे जनरेटर को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती और ये फ्यूल यूज करा गया था प्लूटोनियम 238 जिसे हम लोग Pu-238 से नोट करेंगे। इसके बाद इसे जिक्रोनियम के साथ मिलाया गया। हालांकि पूरा जो कॉम्बिनेशन बना ये प्लूटोनियम जुक्रेनियम एलॉय बना। ये इतना ज़्यादा हीट रिलीज करता है मटेरियल कि जिससे इस जनरेटर को बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है और इस हीट से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले थे। इन टोटल में देखोगे तो 1.7 किलोग्राम का टोटल फ्यूल हुआ था जिसे 7 कैप्सूल में अलग अलग डिवाइड करना था। ये ऑलमोस्ट 0.5 वाट की हीट जनरेट करके देती है इस जनरेटर को चलने के लिए। इस पूरे न्यूक्लियर डिवाइस को माउंटेन तक ले जाने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और इसको ले जाने के लिए खड़े थे हमारे इंडिया के नेवी ऑफिसर्स मनमोहन सिंह कोहली, इसके साथ CIA एजेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स और हमारे इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर्स के कुछ माउंटेनियन एक्सपर्ट्स जो साथ में इस काम को डन करने के लिए प्रिपेयर थे। बस इस पूरे डिवाइस को माउंटेन के टॉप पे जाके इंस्टॉल करना था जिससे कि चाइना के जो न्यूक्लियर एक्टिविटी इसके नूर लोड पोर सिंगपाई प्रोविनेंस पे देखने को मिल रही है उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रैक करना पॉसिबल हो पाएगा। मनमोहन सिंह कोहली जो इनके टीम लीडर थे, ये अपने किताब द सेप्रा माउंटेन लीजेंड के चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 55 पे बताते हैं कि अक्टूबर 13 को बहुत हेवी स्नोफॉल थी। हालात इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे जितने भी सेप्रास और माउंटेनियर्स थे उन्हें आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया। इस पूरे मिशन में मनमोहन सिंह कोहली बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजन लेते हैं ये मिशन वहीं पे ड्रॉप करने का। इनके टीम मेंबर भन्नू ने इस न्यूक्लियर पावर पैक को पत्थर में अच्छे से बांध दिया था इस उम्मीद से कि स्प्रिंग सीजन में वापस आएंगे और अपना मिशन वापस से कंटिन्यू करेंगे। 1 साल के बाद दोस्तों 23 मई 1966 को भन्नू वापस वही पत्थर पे फिर से जाता है इस न्यूक्लियर पावर पैक को चेक करने के लिए, लेकिन अफसोस वहाँ पे कुछ नहीं था। वो पैक रोटी गंगा में बह चुका था। हालात इतनी खराब थी मेरे दोस्त, ये चीज़ें रिकवर नहीं हो सकी। मान ये लगाया गया कि 688 वाट की जितनी भी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज कर रही है ये पूरी पैक, ये इतना एफिशिएंट है कि जो बर्फ है उसे गलाकर ये सीधा जमीन पे जाकर बैठ जाएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो ये इमेजिन करा गया कि अगर इसकी 1% भी क्वांटिटी अगर रिलीज कर जाती है तो लोकल वाटर कंसंट्रेशन की डेंजरस लिमिट हमारे एक्चुअल EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो 90 कंटेनमेंट बनाती है इससे 1000 गुना ज़्यादा अधिक हो सकती है। और ये पूरा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गंगा के डिफरेंट लाइंस पे जो बेसिकली ऋषि गंगा और अलकनंदा के साथ जुड़ी हुई है, जिससे भारत के रहने वाले लोगों के वाटर का सबसे मेन सोर्स है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि जो न्यूक्लियर डिवाइस है इसकी लाइफ टाइम अराउंड एस्टिमेट करी जाती है 88 ईयर, जो ऑब्वियसली पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी 2050 तक, जो हमारे एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फियर पॉइंट बना है। वैसे स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त कि इंसान अपनी गलती के कारण कैसे पूरे नेचुरल डिजास्टर का कारण बनाती है। इसके कारण
जाने अनजाने में जो मासूम लोग हैं उन्हीं भी इनका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये कहानी ऐसे ही कुछ पॉइंट को दर्शाती है। मेरे साथ बने रहो, साथ मिलकर इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एक करके। वीडियो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। 16 अक्टूबर 1964 कोल्ड वॉर का टाइम था जब चाइना ने पहली बार अपनी एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्टेड करी थी अपने रीजन में, जिसका नाम था लूप बेरिन सिंकिंग प्रोविडेंस। ये न्यूज आते ही वॉशिंगटन की पूरी कुर्सी हिल गई। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दो ऑप्शंस दिखाए गए। एक जो उसकी पेंटागन थी वो इस बात से डरी हुई थी कि चाइना वॉर के लिए बिल्कुल क्लियर खड़ा है। दूसरी तरफ था स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट की, या तो वो चाइना के साथ कोलैब करके अपनी इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेहतर कर ले। हालांकि यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट लाइडोन उस समय थे और उनने ये दोनों के दोनों ऑप्शन को बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उनका प्लान था एक सीक्रेट CIA मिशन। इस मिशन का नाम रखा गया स्पाई जॉइंट मिशन। यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी प्लान तैयार करती है और इसमें प्लान था वो इंडिया के माउंट एवरेस्ट में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिट करेगी और ये इनफ होगा चाइना के न्यूक्लियर मिलिट्री एक्टिविटीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। इस चीज के लिए CIA रिक्रूट करती है अमेरिकन माउंटेन क्लाइंबर एक्सपर्ट जो हिमालय और रक्षा वाले रीजन्स में माउंट करके अपनी एक्सपीरियंस अच्छे से बना रखे हैं। इस चीज़ के लिए वो ऑफर करती है $500 पर मंथ एक्स्ट्रा पे और समय के साथ इसे बाउंस भी मिलेगा। और इसके साथ कुछ लोग इस बात पे भी ज्वाइन हो गए थे क्योंकि CIA के सीक्रेट मिशंस के लिए इन्हें अप्रोच करा गया था। अमेरिका की तरफ से 14 मेंबर ज्वाइन हुए थे और हमारे भारत की तरफ से थे माउंटेनियर लीड एक्सपर्ट और आर्मी चीफ मनमोहन सिंह कोहली, जो पिछले टाइम से एक सक्सेसफुल स्केल माउंट एवरेस्टर रहे थे 1965 में। I was the leader on the spot, so nobody could guide me. I had to take my own decision. इसके साथ इसके माउंट ट्रेनिंग स्किल्स के कारण इसे इंड्यूस करा गया था इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP में, और इनके साथ में थे इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कुछ डेयर डेविल पायलट्स जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया उसके साथ थे, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के माउंटेनियन एक्सपर्ट्स। ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को समझोगे तो ये प्रीमियर पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो स्पेसिफिकली अपने माउंट ट्रेनिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है। हमारे इंडिया और चाइना वाले बॉर्डर में स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। इसकी एक्सट्रीम चैलेंजिंग टास्क जैसे कि लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सब के रीजन में देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली ये हिमालय वाले रीजन में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये इतनी एडवांस स्किल्स के लिए जाने जाते हैं तो इस ऑपरेशंस के लिए इन ITBP पुलिस फोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए मनमोहन सिंह कोहली को बहुत अच्छे से चुना गया। 23 जून 1965 को कोहली बस रिटर्न ही हुए थे अपने 1965 माउंटेनिंग एक्सपेंडिचर से नई दिल्ली, जहाँ पे मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के थ्रू इन्हें वेलकम करा गया। वहीं पे कोहली इस नंदा देवी मिशंस को लेके लीड करने के लिए डिमांड करते हैं और उन्हें ये डिमांड मिल भी जाती है। I had to take my own decision. और वहीं से ये मनमोहन सिंह कोहली इंडिया की तरफ से टीम लीडर बनते हैं इस नंदा देवी ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, और हमारे इंडिया की टीम यहीं से ही शुरू होती है। वैसे अगर इनके बारे में अगर बहुत अच्छे से और समझना है तो इनकी किताब है सेप्रास द माउंटेन लीजेंड, इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 पे आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं के किताब में लिखी गई थी मई 1965 को। जो इंडियन टीम्स थे इसमें सोनम गैस्तो, हरीश रावत, सोनम वंगाल और GS भंगू थे, जो सबके सब एवरेस्टर थे। अमेरिका की तरफ से देखा गया था लूटी जेरिस्टी, टॉम फ्रॉस्ट, रॉबर्ट स्केलर, बैरी कोवर एंड बैरी थिंक पार्टनर, जो इस टीम को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो इनकी जर्नी और भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमारा मुद्दा ये टॉपिक पे नहीं है तो हम फिर कभी इनकी लाइफ स्टोरी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। खैर अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CBI से कनेक्ट हो गई थी और इस मिशन को और ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए अमेरिकन एजेंट रिप्लेस्ड हो गए थे CBI से। ये बात प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कानों कान तक खबर नहीं लगी थी। CIA इतना एक्सपर्टीज चाहती थी कि जो इंडियन CBI है उसकी स्पाई एक्सपर्टीज पे रिलाई करे पूरी तरीके से। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये बात को बहुत अच्छे से समझती थी। उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी बॉर्डर टेंशंस बहुत ज़्यादा चल रहा था। किसी भी कीमत में अगर ये मिशंस और ये प्रोजेक्ट अगर रिलीज हो जाता है तो गवर्नमेंट बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए परमिशन देगी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहाँ के प्रेसिडेंट जॉनसन को भी यहाँ के बेसिक प्लान के बारे में बताया था
और इस पूरे मिशन के लिए जो शुरुआत में लोकेशन चूज करी गई वो था माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये चाइना के साथ काफ़ी टच में आ रहा था जिसके कारण इसे बाद में जाके डिनाई कर दिया गया। बाद में ये लोकेशन सीधा शिफ्ट करी गई हमारे नंदा देवी में, जो उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय के अंदर में है, 25,645 फीट पे। ये पूरे इंडियन टेरिटरी के अंदर में था, जिसमें आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता। ये एक बेहतर चॉइस करके रखी गई। खैर, नंदा देवी पे जो पॉइंट चूज करा गया था, ये इस पॉइंट पे इतना ज़रूरत तो दिखा रहा था कि ये मिशन कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करनी ज़रूरी थी। यहाँ का एनवायरनमेंट और जो चैलेंजेस आने वाले थे, ये चैलेंजेस इतने आसान नहीं थे कि सीक्रेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी जा सकती है, लेकिन सैडली इस प्रोसेस को वैसे ही कंटिन्यू करा गया और इस पूरे कंप्लीट मिशन का नाम रखा गया दोस्तों नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन। कोड नंबर ऑपरेशन हॉट। मिशन में ट्रांसपोर्ट करना था 8 से 10 फीट की एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर, प्लूटोनियम पावर रेडियो स्टीरियो टाइप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे आरटीजी बोलते हैं, जो बेसिकली SNAP थर्मो नोमेनक्लेचर रिजर्व नंबर 1399227 पे चलने वाले थे। इस पूरे मिशन के लिए इसका ऑफिशियली कोड नाम रखा गया था स्नैप 19C रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इस चीज को चलाने के लिए इसके हीट सोर्स के जो 7 कैप्सूल्स थे, इसे बनाया गया था माउंट लिबर्टी अंडर द US एटॉमिक एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट 1965 में। पूरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, ये 57 किलो के आसपास खुद में था और ये इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट बनाया गया था। ये पूरा कंप्लीट स्टेशन प्रिपेयर किया गया था US एटॉमिक एनर्जी कमीशन EAC के थ्रू। हालांकि इनका प्रोग्राम भी था जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के थ्रू स्पेस मिशंस को कंप्लीट करती है, जिस मिशन का नाम था SNAP सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर एक्सुलरीज प्रोग्राम। ये चीज़ें आपको आगे भी देखने मिलेगी जो मैं अभी बताऊंगा। ये जो हमारा फ्यूल कैप्सूल था, इसके इनर में टिटेनियम 0.5 थिकनेस की इनर केडिंग करी गई थी और आउटर की साइड में इसे 2.5 mm थिकनेस रखा गया था, जिसे हेनिन एलोय 25 के थ्रू बनाया गया था। खैर, इसके साथ और भी एलोय थे, क्रोम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, जिसे हाई टेम्परेचर के रेजिस्टेंस के लिए अच्छे से मेंटेन करके रखना था। ये जो नाम रखा गया स्नैप 196C, ये C स्पेसिफिकली डेडिकेटेड था यहाँ के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन के चैलेंजेस को दिखाने के लिए। इस पूरे ऑपरेशन के बीच में जो ऑपरेशन हॉट नाम रखा गया था, ये ऑपरेशन हेट में भी चेंज हो जाता था जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मॉन्ट्रियल के बीच में बात करी जाती थी। इसके बाद भी जो ये आरटीजी जनरेटर्स थे, इसे बेसिकली रेफर करा जाता था न्यूक्लियर पावर पैक और न्यूक्लियर पावर पैक के थ्रू, और ये अपने अनयूजुअल हाइट और वेट के कारण अलग अलग बदल जाते थे। इस स्टोरी में हम लोग आगे भी ये न्यूक्लियर पावर पैक पे बात करेंगे, उस समय ये बात समझना कि ये आरटीजी जनरेटर की ही बात हो रही है बेसिकली। इस पूरे भाग में स्नैप 1960 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसे हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करी गई थी प्लूटोनियम 238। ये एक टाइप का आइसोटोप है जो आरटीसी जनरेटर को चलने के लिए यूज करी जाती है। इसके जो पार्टिकल्स है एनर्जी रिलीज करते हैं। जितना कंटेनमेंट प्लूटोनियम का डाला गया था हर एक कैप्सूल में, जो हर एक कैप्सूल्स थी वो हीट जनरेट करती ऑलमोस्ट 2.57 वोट पर ग्राम। इनिशियल कैलकुलेशन करके भी देखोगे तो 1965 में जो ये हीट दे रही थी वो 770 वोट के आसपास थे। अगर टाइम के हिसाब से एक्सटेंड करोगे तो जो 87.7 ईयर कंसीडर किया गया है, उसके हिसाब से अगर आज 2025 में कैलकुलेशंस करके देखोगे तो ये अभी 485 वोट तक की हीट रिलीज करके दे रही होगी। 60 साल के बाद भी ये कंटेनमेंट प्लूटोनियम 238 इतना सफिशिएंट था, इतनी एनर्जी दे रही थी कि जिससे इस जनरेटर को अच्छे से चलाया जा सकता है। हालांकि ओवरऑल जो पूरे 2 साल का मिशन कंसीडर करा गया था इस नंदा देवी के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को झेलने के लिए, इन सब के लाइफ टाइम को कंसीडर करते हुए एक सफिशिएंट और कैपेबल मशीन्स था जो बेहतर तरीके से काम कर पाती इस पूरे मिशंस के लाइफ टाइम तक के लिए। पॉइंट पे वापस आ जाए तो टीम के पास चैलेंज था इस एक एलिमेंट को माउंटेन के टॉप तक लेकर जाना, जिसके लिए एलिमेंट के हर एक पार्ट्स को अलग अलग डिसेंबल कर दिया गया था और बस माउंटेन पे ले जाकर इसे असेंबल करके स्टार्ट करने का काम था। बात 20 जून 1964 के कैंप नंबर 4 पहुंचने की, जहां पे दान ओरबू और कुछ सेपरास इसके साथ नवाम गोरू ऑलरेडी कैंप नंबर 4 पर पहुंच चुके थे और अपने साथ हेवी कैरी लोड लेकर। कोहली बताते हैं कि इन्हें बिल्कुल एडवाइस दिया गया था कि 4 घंटे से ज़्यादा इस हेवी कैरी लोड को एक साथ लेकर नहीं चलना है। Camp 4 was the launch point. We were supposed to send the team, 2 teams. One team was to carry the equipment to the top. The second team was to install it. हालांकि ये कैंप नंबर 4 का मिशन सेकेंड सक्सेसफुल मिशन रहा था। इससे पहले 1935 में सक्सेसफुली नंदा देवी तक पहुंची गए थे लोग।
जर्नी में आगे बढ़ते दोस्तों, 1 सितंबर का समय था। भारत के जितने भी मेंबर्स थे और सेप्रास सब नंदा देवी सेंचुरी के लिए बेस कैंप पे आकर रुक चुके थे। 18 सितंबर को दोस्तों अमेरिकन को ग्रीन सिग्नल मिलता है। अमेरिकन दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद सीधा वो पहुंचते हैं कैंप पे। इसके साथ वो कंटेन करके रखे थे अपने कुछ इक्विपमेंट जो स्पेस मिशंस में यूज होने वाले थे, अपने जैकेट और कुछ माउंटेनिंग एक्सपर्टीज जो उस पूरे जर्नी के थ्रू यूज होने वाले थे। कहानी में 20 सितंबर को 4 हेलीकॉप्टर्स सेंटोरिस लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं और ये क्लाइंब साथ में मिलकर शुरू होती है। वैसे इसे 3 दिन में और भी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारी अभी कहानी लंबी है तो हम आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर तक ये पूरा ऑपरेशन बेस कैंप से परफॉर्म करा गया था। बॉक्स में जो कंटेन करे गए थे रेडियो एक्टिव फ्यूल रॉड उसे खोला गया। इंस्टेंट जनरेटर भी निकाली गई। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक सेंसर्स लगे हुए थे और जो इक्विपमेंट थे उसे नंदा देवी पॉइंट तक पहुंचाया गया। ये बात किताब पे लिखी गई थी कि जो आरटीजी जनरेटर से वो इतना गर्म था कि माउंटेनियर अक्सर उसे एज ए हीटर समझकर उसमें से अपने हाथ सेका करते थे और उसके बाद चेहरे में लगाते थे। कई उस रेडियो एक्टिविनेट से डरे हुए भी थे जिससे वो दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही दिन 8 अक्टूबर को जितनी भी इंडियन शार्पर्स और अमेरिकन थे वो बेस कैंप नंबर 1 और 2, 3 से कंप्लीट थे। अब वो हायर बेस कैंप के लिए जाने के लिए तैयार थे अपने कंप्लीट लोड के साथ। इसके बाद जो अमेरिकन थे सैंडी और टॉम वो ऑलरेडी कैंप नंबर 3 पे मूव कर चुके थे पहले ही दिन। बड़ी अजीब सी बात हुई थी रात में 8 बजे। सोनम वेंगाल जो हमारे इंडिया से थे वो बताते हैं कि वो बेस कैंप से लेकर सेंचुरी पे मूव कर रहे थे। वहाँ पे वो एक्चुअली में बहुत ग्लो करते हुए एक ऑब्जेक्ट देखते हैं ऋषि गंगा के आसपास, और जब वो कैंप पे वापस आते हैं वो बताते हैं 15 फीट का गोरिल्ला जैसा क्रिएचर एक्चुअली में ऋषि गंगा के आसपास घूम रहा था। उसने 3 कदम में झटके लगाए और ऋषि गंगा के बीच के कहीं अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही दिन 9 अक्टूबर को वेदर क्लियर था। इसमें सैंडी, टॉम, डेनोडू और लपाका कैंप नंबर 4 पे मूव कर चुके थे। वैसे लपाका और डिनोडू ये दोनों पहले ही कैंप नंबर 4 पे मूव कर गए थे शाम के 4 बजे, क्योंकि यहाँ पे रूट टॉप 500 फीट पे इंस्टॉल करनी थी। वैसे जो और भी माउंटेनियर कैंप नंबर 4 पे पहले थे, सैंडी और टॉम के कैंप नंबर 4 में पहुँचने के बाद वो उस चीज़ को खाली कर देते हैं। वो सीधा कैंप नंबर 3 पे वापस आ जाते हैं और इन्हीं सब के बीच में स्नो भी शुरू हो जाती है। हालांकि टॉम और सैंडी ये इस डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली बेहतर होगा कि कैंप नंबर 3 पे वापस चले जाएं, जिससे वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अगले दिन दोस्तों 10 अक्टूबर को जाकर लूट, बंगू और 3 सापरस कैंप नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसके साथ सोनम के साथ और भी 3 सापरस ये कैंप नंबर 2 पे वापस चले जाते हैं। वैसे वॉकी टॉकी से बात हो रही थी, माहौल ठीक था, बस फाइनल अटेम्प्ट की जरूरत थी सिर्फ नंदा देवी के ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। इसका कोड नेम वैसे नाम रखा गया था ब्लू माउंटेन। 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये 3 दिन के बीच में स्नोफॉल ने हालात फिर खराब कर दी। 13 अक्टूबर को लोग विश कर रहे थे कि कैसे भी करके मौसम सुधर जाए, वो फाइनल अटेम्प्ट नंदा देवी पे प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालात और ख़राब होती चली गई। कैंप नंबर 3 पे 14 मेंबर्स और सैपरस वहीं पे रुके हुए थे। इस कैंप पे जो लूटी, सैंडी और टॉम थे वो बाहर आने की भी कोशिश करें, लेकिन जो इनके टीम लीडर थे मिस्टर कोहली, उनकी तरफ से सीधा बताया गया कि आना बहुत मुश्किल है, वो वहीं पे रहने का सजेशन देते हैं। थोड़ा वेदर इम्प्रूव हुआ, 14 लोग कैंप नंबर 3 से और 13 लोग लोड लेकर कैंप नंबर 4 तक पहुंचे। इसमें 5 लोगों को वापस से फिर कैंप नंबर 4 से भेज दिया गया। वैसे कुछ लोगों को लोड लेकर कैंप नंबर 3 से कैंप नंबर 2 पे भी उसी रात में भेज दिया गया। कोहली अपने किताब में बताते हैं कि मुझे लोगों की सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी था इस मिशन के अलावा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को ना मिले। वैसे दिन 15 अक्टूबर का आ गया। स्नोफॉल इतनी हेवी हो रही थी कि किसी का भी मूव करना इतना आसान नहीं था। सोनम गैस तो बताते हैं कि ऑलरेडी जो उसके माउंट एवरेस्ट में जो पेन पॉइंट हुआ था वो वापस उठने लगा है। इसी टाइम पे कई लोगों को कैंप नंबर 2 पे भी भेज दिया गया, जिसमें सोनम, वोंगटुक भी थे। और इसी 15 अक्टूबर को जो कैंप नंबर 4 पे सापरस चढ़े हुए थे वो इस पूरे जर्नी को लेके अनइंटरेस्टेड होने लगे। मिस्टर कोहली सापरस से इतना तो कहते हैं कि थोड़ा रुक जाते हैं, स्थिति सुधरने देते हैं, हम फाइनल अटेम्प्ट तो करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद जो ऑलरेडी लूटी था उसे कैंप नंबर 2 पे भेजा गया था। वॉकी टॉकी के थ्रू लूटी जो स्नोफॉल है उसकी डेंजर स्थिति के बारे में मिस्टर कोहली को बताते हैं कैंप नंबर 2 से। कोहली अपने किताब में लिखते हैं कि हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसे फाइनली ये मिशन को वहीं पे कट ऑफ करना पड़ा और ये मिशन
वहीं पे रोकना पड़ गया। वैसे इस मिशन को ऑफ करने से पहले जो ये 56 किलो का प्लूटोनियम पावर रेडियो स्टीरियोटाइप थर्मो इलेक्ट्रिक आरटीजी जनरेटर है और इसके साथ जो 7 कैप्सूल्स है, इसे सिक्योर करना पड़ेगा कैंप नंबर 4 पे, जिसकी हाइट थी ऑलमोस्ट 23,500 फीट। भंगू इस काम को लेते हैं और एक्चुअली में कैंप नंबर 4 पे पत्थर के बीच में इसे असके बांध दिया जाता है और इसे इस बात पे रोका जाता है कि अगली बार समर के सीजन में अगर वेदर कंडीशन सही हो जाएगा तो वापस आकर हम इस काम को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक ये दोस्तों नंदा देवी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जो टीम मेंबर की लॉयल्टी और स्ट्रेंथ थी काम के मामले में वो बेहतरीन था। मिस्टर कोहली अपने किताब में लिखते हैं कि जो डेडिकेशंस दिखाया गया था टीम की तरफ से इस काम में वो बहुत लाजवाब था। मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि ये अगर ऑपरेशंस फेल भी हो जाती है तो। हालांकि आगे चल के जो इम्पोर्टेंट माउंटेनियर और साइप्रस सिलेक्ट करे गए थे इस मिशंस के लिए, इसे इंडियन पारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रख लिया गया। फास्ट फॉरवर्ड आगे करें तो 15 मई को ये टोटल टीम फिर से पहुंचती है सेंचुरी कैंप पे और इसके साथ 25 लोग और भी थे जो जोशीमठ से रिक्रूट करे गए थे माउंटेनिंग के लिए। लेकिन दुख की बात ये थी कि ये लोग आधे रास्ते पे ही छोड़कर चले गए। हालांकि 23 मई की बात थी, यहाँ पे रवत और कुछ साइप्रस पहले ही इस बेस कैंप पे पहुंच के तैयार थे। ये जर्नी बहुत अच्छे से कंटिन्यू हुई। कैंप नंबर 2, 3 बहुत अच्छे से पार किया गया क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन बेहतर देखने को मिल रहा था। 1 जून को भंगू और उसके साथ 6 साइप्रस अपने 1155 घंटे की सफर कंप्लीट करके बिल्कुल टॉप पे कैंप नंबर 4 पे पहुंचते हैं। लेकिन दुख की बात तो तब थी मेरे दोस्त जब भंगू उस पत्थर पे वापस पहुंचा, वहाँ पे वो आरटीजी जनरेटर नहीं था और वो पत्थर टूट चुका था। थोड़ी देर के लिए तो भंगू पूरी तरीके से मोशनलेस हो गया और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब होगा क्या। इतनी हेवी विंटर स्नोफॉल के कारण जो ये जनरेटर है वो कहीं ना कहीं नंदा देवी के इस घनी पर्वत में खो गया। ये खबर आते ही यूनाइटेड स्टेट और भारत की जितनी भी मेंबर्स थे उन लोगों के बीच में अफरा तफरी सी मच गई। कोहली अपनी किताब में लिखते हैं कि ये न्यूज़ जैसे दिल्ली में पहुंची बिल्कुल अफरा तफरी वाला माहौल हो गया है। इंस्टेंटली मीटिंग बिठानी पड़ी इमरजेंसी में और आगे के फ्यूचर प्लान के लिए तुरंत से तुरंत प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ी। दूसरी तरफ माउंटेन में कैंप नंबर 3 और कैंप नंबर 4 पे अलग अलग सिनेरियो भी बैठाए गए इस जनरेटर को पता करने के लिए। इसके बाद भी माइन डिटेक्टर के थ्रू जाकर चेक करने की कोशिश करी गई। यहाँ तक कि 8 जून को बुटेन गैस सिलेंडर भी ड्रॉप करा गया कैंप नंबर 4 पे, जो एक्चुअली में जाके ग्लेशियर्स में मिल भी गया। ये बेसिकली सेंचुरी और बेस कैंप के बीच में था। हालांकि कुछ दिन हुआ ही था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू कंसल्टेंस करने के बाद फिर से नंदा देवी में ऑपरेशन रिकवरी चलाया गया। ये ऑपरेशन चलाया गया मई के मिड से लेके अक्टूबर के तीसरे वीक तक 1967 में, जिसका आखिरी डेट था 23 अक्टूबर 1966। कोहली अपनी किताब में लिखते हैं कि 1966 का पूरा साल इसी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से निकलता चला गया और इसके बाद जाकर कहीं अमेरिका अपने ओरिजिनल प्रपोजल मान लेता है और ये मॉनिटरिंग डिवाइस जो लगाने की बात हुई थी, अब ये नंदा देवी से हट के नंदा कोट, जिसकी हाइट थी ऑलमोस्ट 22,000 फीट, वहाँ पे लगाने की बात हो गई। वैसे ये नंदा कोट नंदा देवी के काफ़ी नज़दीक है। कोहली अपनी किताब में लिखते हैं कि वो ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हैं और इसके बाद 1965 से लेके ये रूट बहुत अच्छे से समझते हैं। हालांकि इस बार इस मिशन में वैसे कोई खास दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली नंदा कोट में अगर ये ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करी जाती है। मार्च 1965 में अमेरिकन टीम वापस आती है, हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग होता है और 30 मई को जाके ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव जनरेटर स्टेशन जो न्यूक्लियर पावर से काम करने वाला था ये इंस्टॉल होता है। और इस पूरे मिशन को वैसे ब्लू माउंटेन रखा जाता है। जब ये चीज़ें डिप्लॉय करी गई थी उस टाइम पे इसका कोड था रेड माउंटेन। अगस्त 1967 में ये बात पता चलती है कि ये स्टेशंस काम करना बंद कर दिए, जिसके लिए फिर से इस पे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर तक इसमें लगातार टेस्टिंग चलते रहती है। 26 अक्टूबर को एक चॉपर सेंचुरीज तक पहुंचता है और जो जितने भी साइप्रस गए हुए थे टेस्टिंग के लिए उसे घर वापस बुलाया जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद फिर से ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि नंदा देवी में जो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो फिर से काम करना बंद कर दिया है। फिर क्या 1967 में समर के टाइम पे साइप्रस फिर से तैयार होते हैं माउंटेन में जाने के लिए, लेकिन इस बार न्यूक्लियर पावर डिवाइस को लाकर वापस करने की बात थी। मई 1968 नया सैटेलाइट ऑप्शंस अवेलेबल हो गया था और जो हमारा इंस्टॉल किया हुआ रेडियो स्टीरियोटाइप इलेक्ट्रिक जनरेटर उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को वापस कर दिया गया। ये जो पूरा 3 साल का माउंटेनिंग जर्नी था इसी
स्ट्रगल और सर्वाइव को लेके चलती रही। पूरे नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन ऑपरेशन होट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट में आ जाए, जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिवाइस खोई थी रोटी गंगा में, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और इकोलॉजिकल जगह था। डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इस जगह की है वो अराउंड 1.8 मीटर पर एनुअल के आसपास है। इसके हिसाब से ये एस्टिमेट करा गया था कि 1965 में एस्टिमेट है कि ये डिवाइस 106 मीटर के अंदर तक चली गई होगी। अब चूंकि जो आरटीजी जनरेटर और कैप्सूल से इतनी हीट जनरेट कर रही थी जिससे ग्लेशियर के मेल्टिंग पॉइंट तक धीरे धीरे ये पहुंच सकती है, और जहाँ पे ये वाटर का लेवल है वहाँ पे जाने से खतरा बन सकता है कि ये कंटेनमेंट वाटर में जाकर मिल जाएगी। ऑलरेडी अगर देखोगे तो 1980 से लेके 2017 तक में जो ग्लेशियर से ऋषि गंगा के वो 10% से ज़्यादा ग्लेशियर गला चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो ये पूरा वेस्ट गंगा का सिस्टम है उस पर पूरा का पूरा खतरा मंडरा रहा था। जो 5 किलोवाट तक की प्लूटोनियम 238 थी, इसकी एज 87 ईयर तक बताई जाती है। इससे पता चलता है कि खतरा आने वाले डिकेड तक भी है, ऑलमोस्ट 2050 तक। इसकी फ्यूल कैप्सूल में जो केडिंग करी गई थी टाइटेनियम और बाहर में हाइन 25, ये एक्चुअली में यहाँ के सर्वाइवल के लिए बने हुए तो हैं, लेकिन इसका कंटेनमेंट का भी डर बना हुआ है। इसका मेन केस ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में ये कैप्सूल्स अगर पानी के रफ एंड रॉक के बीच में अगर रगड़ खाती है तो इसका जो एलॉय है वो एक्चुअली में वाटर के रिसोर्सेज पे जाके मिल सकता है, जिससे भयंकर खतरा बनेगा। 7 फरवरी 2021 को जो चमोली डिजास्टर हुई, इतने हाई एनर्जी पे जो ग्लेशियर ब्रेक हुए थे और जो फ्लूड्स आए थे, ये बिल्कुल क्लियर वार्निंग था और डायरेक्ट इंडिकेशंस था कि आने वाले टाइम पे इन्वायरमेंट पे बड़ा खतरा तो अब बनेगा। हालांकि इसके पीछे सिस्टम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का भी इशू था। ये मिशन को तब तक सीक्रेट रखा गया था लोगों के पास जब तक ये पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं आई। अर्ली 1978 में जाकर ये पब्लिक डिस्क्लोजर में आई, जहां पे इंटरनेशनल मीडिया एक्सपोजर के थ्रू इसे लाया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ऑफिशियली पार्लियामेंट में इस ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करा, लेकिन उस टाइम पे भी मेनली इंडियन को अपने अंदर में लाने की बात करी। यहाँ पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को डिनाई करने की बात हुई थी। हालांकि इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी क्रिटिसाइज कराया गया और ये लेटर लिखा गया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्चुअली में पब्लिक पे रिवील करने की बात नहीं थी। हालांकि ये बात दोनों गवर्नमेंट जानती थी कि अगर जनता में ये बात जाती है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। 1978 में जाके आत्माराम कमेटी ने इस कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड करती है मॉनिटरिंग को लेके, जहाँ पे एयर, वाटर और सोयल में इसके मॉनिटरिंग को अच्छे से करा जाए। इवन नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करके इसके पीछे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ा फेलियर था कि कंप्लीट कंट्रोल डॉक्यूमेंट और इक्विपमेंट का यूनाइटेड स्टेट के पास था। जैसे कि ये पूरे ऑपरेशंस खत्म होती है, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट और इक्विपमेंट रख लिए गए। इंडिया में वैसा कोई खास चीज़ बचा नहीं, जिसके कारण आत्माराम कमेटी को भी इस बात पे थोड़ा सा रुकना पड़ा और मॉनिटरिंग सिस्टम के कारण इसमें कमी देखने को मिलने लगी। ये जो रेडियो स्टीरियोटाइप इलेक्ट्रिक जनरेटर और कैप्सूल्स खोए हैं ग्लेशियर में, ये आज भी नहीं मिले हैं मेरे दोस्त, और इसका डर आज भी बना हुआ है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें कभी कभी देखने को मिलते रहता है। मैं इस कहानी से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंसान किस हद तक जा सकता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। गलती करने के बाद इसका सज़ा ना जाने अनजान लोग भुगत रहे होंगे। खैर, हम इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। कोई स्पेशल पार्ट आपको मिस लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अनसेपरेटेड लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम लोग अगले वीडियो पे जल्दी मिलते हैं।